व्याख्यानमाला में अभी प्रस्तावित जिन्होंने दिया मेरे मित्र जैन परिषद के समय के और भाजपा के नेता माननीय डॉक्टर राकेश मिश्रा जी, मंच पर और मंच के दाएं बाएं मेरे समस्त मित्रगण, वरिष्ठ जन और आप सब, कोई बात रखने के पहले जरूरत से ज्यादा तारीफ हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है। ऐसा लगता है कि पता नहीं इस दुनिया में है क्या है। अब मैं भी एक सहज जिस विषय को रखने वाला हूँ उसका एक विद्यार्थी हूँ, समझने का प्रयास करता हूँ और मन में जिज्ञासा होना भी चाहिए। ये बात सही कि हमारे अपने अपने क्षेत्र में अलग प्रकार की हमारी कोई पहचान बन जाती है, कहीं हमारा समय ज़्यादा जाता तो उसकी रुचि भी हो जाती है। तो जैसे हम राजनीतिक क्षेत्र में आए तो राजनीतिक क्षेत्र की अपनी एक अलग दुनिया है। राजनीतिक क्षेत्र में सब लोग एक जैसे नहीं रहते। राजनीतिक क्षेत्रों की भी बात करें तो हमारे पास इसी प्रकार के उदाहरण भरे पड़े। हम अपनी जिनकी बात करें, काल के प्रवाह में ज़्यादा लंबी बात भी नहीं करेंगे। विक्रमादित्य की बात चली कई सारे विषयों में कि जब विक्रमादित्य ने अपना 9 साल की उम्र से अभियान प्रारंभ किया, जब सपों का पूरी पृथ्वी पे एक तरह से साम्राज्य हो गया, पूरा देश तो हो ही गया था, उसके बाद लगाने की कोई जगह बचेगी ऐसे सख्त महान जाति, और उसने तलवार के बलबूते पर सब दूर अपना जब परचम फहरा लिया, ऐसे में सपों से लड़ने के लिए विक्रमादित्य ने तलवार उठा करके सपों से अपनी धरती को मुक्त कराना, न केवल धरती को मुक्त कराना बल्कि वो जो उनकी उस समय की जीवन शैली थी वो बहुत पशुता भरी, उसका आतंक, उसका जो वर्णन आज के अपने आतंकवादियों के घटनाक्रम से जोड़ के देखें उनको भी मात देने वाला था। क्योंकि वो जिस दौर से, जिस जगह से आए थे, जिस प्रकार की व्यवस्थाओं को लेके आए थे, वो एकदम अलग दुनिया थी। क्योंकि वो जहां से आए थे वर्तमान के रोम के थोड़ा आगे वाले हिस्से से निकल करके आए, लेकिन भारत में तो वो सब नहीं था। भारत तो अपनी अलग प्रकार की दुनिया में था। तो वो उस दौर से जब आए और उन्होंने जब यहाँ अपनी सारी व्यवस्थाओं को इस रूप में देखा तो वो चमत्कृत थे। और हमारे यहाँ उल्टा था कि अगर धन चाहिए तो धनी धन खुद देने अच्छा सा जाता। तो मैंने जब विक्रमादित्य महानाट्य का मंचन कराया तो उसका एक दृश्य था शुरुआत का। जब सपों के आने के बाद, हमला होने के बाद सब कुछ कब्जा हो जाता है, और कब्जा होने के बाद जब उनको मारकूट के धन लेने की आदत थी, और जब धनियों से कहा कि धनिकों से कि हमको धन चाहिए, तो उन्होंने कहा आपको काय के लिए चाहिए, कितना चाहिए, हम धन आपको दे देते हैं। तो थोड़ा थोड़ा धन जाना आने लगा तो उनको लगा कि ये तो सोने की मुर्गी वाला किस्सा पुराने जमाने का ध्यान में है, एक अंडा रोज देती है, तुमने मुर्गी मार दो, 5 चक्कर में पड़े, सब निकाल लें। तब जाके सबको बोला कि कौन सी दुनिया में आ गए। क्योंकि हमारे यहाँ के सिस्टम में और दूसरे सिस्टम में जब हम बात करने जाएंगे तो ये कई सारे अभी के काल के प्रभाव में भी बहुत सारी बातें आई। जो मैं बात प्रारंभ कर रहा हूँ कि हमारे यहाँ भारतीय काल गणना की बात करते हैं, तो भारतीय काल गणना की बात करते हमारे ब्रह्मांड की उत्पत्ति तक हमको जाना पड़ेगा। जब हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करते हैं तो ये ब्रह्मांड की उत्पत्ति के साथ समय की गणना शुरू होती है। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बात करेंगे तो हमारे यहाँ वर्तमान के जो हमारी शिक्षा का दौर है, अब शिक्षा के दौर में हमारे यहाँ ऐसे मनीषियों ने कई सारी चीजें खड़ी करी है, उनके अपने ज्ञान विज्ञान के आधार पर बहुत सारी बात आती। लेकिन जैसे ही मैं बात करता हूँ तो मालूम पड़ जाता है फिजिक्स की बात आ गई, और फिजिक्स की बात आई तो अंग्रेज विद्वान का नाम नहीं आया तो फिजिक्स की बात अधूरी हो जाती है, बड़ा मुश्किल जाता है। चलो अपन अंग्रेजी विद्वान की बात कर लें। हमको मालूम है स्टीफन हॉकिंस ने इस बात को शुरू किया कि ब्रह्मांड में हमारे यहाँ ये जो उत्पत्ति हुई है तो वो उत्पत्ति होने का कारण क्या है, किस प्रकार से उत्पत्ति हुई। तो उत्पत्ति में उन्होंने कहा कि एक महाविस्फोट हुआ, उस महाविस्फोट होने से उस प्रलय जैसी स्थिति बनी, और प्रलय जैसी स्थिति बनने के बाद बड़े बड़े ज्वालामुखी और बड़े पहाड़ और तमाम प्रकार के जो हमको अभी घटनाक्रम से सेल चिन्ह जो दिखाई देते भौतिक रूप से, उनको बनने में वर्षों लगे थे। और वर्षों लगने के बाद धीरे धीरे तो एक बात तो उनने भी सिद्ध उसमें उसी रूप में कर दी। उन्होंने कहा कि जब विस्फोट हुआ और ये जो उत्पत्ति हुई उसका समय और ये जो सृष्टि का प्रारंभ ये एक साथ हुआ, ये दोनों अलग अलग नहीं कर सकते। तो ये हमारे भारतीय दर्शन को यहाँ तो स्थापित कर दिया कि हमारे पास में उत्पत्ति का समय, उत्पत्ति होने का कारण, उत्पत्ति होने का प्रकार, लेकिन उससे समय की शुरुआत हुई ये तो मान लिया। लेकिन मानने के साथ में अब दूसरा घटनाक्रम क्या चलता है। आज के दौर में हम बात करेंगे तो अभी अपन जमाने भर की कोई भी बात करेंगे तो आजकल तो गूगल का जमाना है, फटाफट आदमी कहता है तुम जो कह रहे हो मैं भी देखता हूँ, और देखे तो देखे, कोई मना नहीं है। लेकिन ये हम देख लें कि ये जो देखने के तरीके हैं वो तरीके कैसे और काय के हैं। अब थोड़ा सहज जिज्ञासा के प्रश्न मन में आते हैं
कि हमारे बीच में से आज अपने मानी राकेश ने एक विषय निकाला, मैं भी बात करता हूँ अभी आपके सामने कि हमारे पास अभी नासा की बात करेंगे, अमेरिका की बहुत बड़ी लेबोरेटरी है, हर चीजों के उत्तर निकाल के देती है, ढूंढती है, लेकिन नासा की वो कब हुई प्रयोगशाला स्थापित? 1950 के पहले तो नहीं थी ना। लेकिन जब आपने कहा कि कुंभ मेले की बात करते तो एक ग्रहों की स्थिति के आधार पर आपने कहा जहाँ कुंभ स्थिति बृहस्पति में लगती तो वो कुंभ होता है, लेकिन उज्जैन में सिंहस्थ होता है, ये भी 12 साल में होता है। कि जब एक हमारे यहाँ खगोलीय घटना में परिमंडल में घूमते हुए जब बृहस्पति सिंह राशि में प्रवेश करते हैं प्रत्येक 12 साल में, तो वो सिंहस्थ होता है, जिसको कहीं कुंभ कहेंगे वहां सिंहस्थ कहेंगे। और ऐसे हर एक 4 बार के 4 मेले एक परिमंडल के आधार पर स्थापित होते हैं। तो ये जो अपने यहाँ अगर कोई गणना की बात करेगा, ज्ञान विज्ञान की बात करेगा, अगर समय की बात करेगा, तो ये जो आज अपने पास में होने वाली घटनाओं के आधार पर बगैर पढ़े लिखे भी लोग हजारों लाखों करोड़ों की तादाद में सब बता देते कि कुंभ मेला कब कहाँ होने वाला, बृहस्पति का मेला हमारे पास में, सिंहस्थ मेला कब किस तारीख में होने वाला, किस घड़ी में होगा, वो सारा हिसाब उनके पास बना है। तो इसका मतलब है कि कोई तो गणना का ऐसा केंद्र है जिस गणना के केंद्र को हम जानते हैं, लेकिन स्थापित होने की अभी मान्यता वाले मामले में प्रश्न खड़े हो सकते हैं, उसके बारे में दुविधा हो सकती है। जिस पर वो ये उसी प्रकार की बात है कि आज से 400 साल पहले आधुनिक ये जो वर्तमान का ज्ञान है, साइंस जो आप समझ रहे हैं, ये 400 साल के पहले चले जाओ तो हमको मालूम है कि ये कहने वाले थे, हमको मालूम है एक पादरी ने बोल दिया था, ईसाई धर्म का ही थे, कि भैया ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चक्र सूर्य लगाता है। जब उन्हें उल्टा बताया कि नहीं, आप ये बाइबल की उदाहरण दिया गया था, उन्हें संशोधन कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं है, पृथ्वी चक्कर लगाती तो उनको फांसी की सजा हुई, उनको मरना पड़ा। बात की बात है अलग, आज वर्तमान के हिसाब में सब मान रहे हैं कि नहीं वाकई पृथ्वी चक्कर लगाती है और ये सूर्यमंडल है हमारे पास। अगर आज खगोलीय दृष्टि से इस परिमंडल की कल्पना करें तो 5 प्रकार के परिमंडल हमको मालूम है। काल के प्रवाह में जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है तो वर्तमान का साइंस तो ये बात मानता है कि एक उल्कापात हुआ था बड़ा भारी पृथ्वी पे। जब ये नवग्रह मंडल की स्थापना हुई तो नवग्रह मंडल की स्थापना होने का कारण क्या होगा, कैसे नवग्रह मंडल की स्थापना हुई होगी। तो आज अपन कहीं तारामंडल में जाओगे उज्जैन में तो वो साइंस की जो रात आपको फिल्म दिखाएंगे दिन में, तो वो कहते हैं कि भैया चंद्रमा के 1 महीने में उत्पत्ति हो गई, एक उल्का गिरी, ऊपर से उल्का पिंड गिरा, पृथ्वी पर महाविस्फोट हुआ, धूल का गुबार उठा तो वो घूमते घूमते 1 महीने के अंदर चंद्रमा का वर्तमान आकार उसने ले लिया। और उसी के बलबूते पर ये हमारे दिन रात होते हैं और ये पृथ्वी और चंद्र की स्थापना हो गई। और जैसे हम अपन ऋग्वेद में जाते हैं तो ऋग्वेद में कहते नहीं ये महाविस्फोट तो हुआ, चंद्रमा भी बना, लेकिन चंद्रमा के आगे उनने एक टूट करके वहां से मंगल ग्रह की स्थापना हुई। मंगल की पृथ्वी पुत्र इसलिए माना जाता है कि वो एक साथ 2 घटना हुई थी, एक को इनने मान लिया, अभी दूसरे मानने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ये उसी प्रकार से लगेगा जैसे नमस्कार को आज दुनिया ने मान लिया, चाहे कोरोना के कारण से माना, अभी हमारे नमस्कार की स्थापना हो गई। आने वाले समय में मंगल की उस प्रकार की उत्पत्ति की स्थापना भी होगी, थोड़ा सा समय लगेगा। अब ये कई सारी घटनाएं ऐसी है, बहुत सरल भाषा में सरल सारी बातों को अपन समझने का प्रयास करेंगे तो आपको इसके उत्तर मिलेंगे। उत्तर किस प्रकार से मिलेंगे, अभी हमारे अपनी घड़ी की स्टैंडर्ड टाइम की बात करें कि स्टैंडर्ड टाइम हमारा ग्रीनविच से मिला के चलते हैं। अब मैं ग्रीनविच का उदाहरण से आपको बात समझाना चाहूंगा कि आज से 300 साल पहले तक भारत से दुनिया अपना स्टैंडर्ड टाइम तय करती थी और भारत में ये महाकाल की नगरी हमारी जो धार्मिक भावना है वो ज्यादा चढ़ जाती है तो मूल चीज दब जाती है। तो वो काल की नगरी है, समय की नगरी उज्जैन, वो काल की, तो काल को महा बताया इसलिए महाकाल हो गए। तो भगवान बैठे महाकाल ज्योतिर्लिंग के रूप में मान सकते हैं, लेकिन वो ज्योतिर्लिंग के कारण से उज्जैन की महत्ता नहीं। ज्योतिर्लिंग तो 12 है, लेकिन मूल है समय गणना का केंद्र। वो समय का गणना का केंद्र भी कैसे है कि हमारे पास इसको सरल भाषा में समझना हो कि पृथ्वी एक गेंद है, एक बॉल है, उस बॉल पे 2 धागे लगाओ, एक धागा ऐसे लगाओ, एक धागा ऐसा लगाओ, बीच में जो क्रॉस होगा, जो उसका कटाव बिंदु बनेगा, वो जो वहां जो संपात होता है उसके आधार पर वो उज्जैन की गणना है। और वो जो संपात होने वाला बिंदु है वो बिंदु के आधार पर हम दुनिया में समय की बात कर सकते हैं। अब इसको वर्तमान सृष्टि के हिसाब से कैसे समझेंगे, सृष्टि के हिसाब से समझना तो हमको बहुत सरल है कि हमारे यहाँ आमतौर पर जो प्राणी है या तो निशाचर है, ये जो स्वाभाविक रूप से दिन में जिनकी अपनी सारी दुनियादारी चलती है उसी रूप में मान लें। तो ये जो सूर्य देवता के आधार पर हमारी अपनी दिन की सृष्टि जो चलती है वो सूर्योदय से चलती है। या सूर्योदय अस्त होता है तो हम मालूम है कि बहुत सारी प्रजातियां, बहुत सारे प्राणी रात के समय अपनी दिनचर्या निकालते हैं, लेकिन मध्य रात में 12 बजे ऐसी कौन सा प्राणी है जो रात को 12 बजे आंख खोलता है? रात की 12 बजे बाद समय बदलेगा, घड़ी बदलेगी, ये हिसाब समझ में नहीं आया।
ये घड़ी रात की 12 बजे बदलने वाली वो उसी प्रकार की बात है। ये आज से 300 साल पहले तक जब फ्रांस के लोग हावी थे तो फ्रांस की राजधानी पेरिस से वो बताते कि समय यहाँ से शुद्ध गणना करना चाहिए। 50 साल तक पेरिस से समय की गणना के लिए वो मजबूत थे, इसलिए उनने बात कर दी। इसके बाद उनका समय खराब आया, अंग्रेज आ गए। अंग्रेज ने उठा के लंदन के पास ग्रीनविच नामक स्थान को बता दिया, ये ग्रीनविच नामक स्थान से हम दुनिया में समय की गणना करें। अधिकतम आप मान के चलिए जब गर्मी का समय रहेगा, मैं जब टूरिज्म का चेयरमैन था तो मैं खुद लंदन में उस ग्रीनविच नामक स्थान पे गया। गर्मी के दिन में रात की 10 बजे तक या सूर्य चमकता दिखाई देगा। वो कैसे स्टैंडर्ड टाइम तय होगा? स्टैंडर्ड टाइम अर्थात एक पूरे साल के अंदर सूर्य का अधिकतम सूर्योदय सूर्यास्त का समय 1 घंटे का अंतर होना चाहिए। फिजिक्स के लोग जानते हैं इस बारे में। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आप 4 घंटे से 6 घंटे का अंतर आप लोगे। तो इसका मतलब असंगत बात, सीधी सीधी आंखों से दिखाई देने वाली बात कि हमारे पास सूर्योदय सूर्यास्त का समय का अंतर समझेंगे तो अधिकतम 1 घंटे का होना चाहिए। और ये 1 घंटे का समय अगर अपन देखेंगे तो वाकई भारत के समय से ये पूर्व देश अपने यहाँ भौगोलिक रचना के आधार पर भी भारत की स्थिति पूर्व के हिसाब से ही। तो ये जो हमारी समय की गणना है बहुत सरल है, इसमें ज्यादा कठिन नहीं। तो भारत के अंदर में भी, और ये अंग्रेज भी जानते थे इस बात, इसमें नई बात नहीं। उनको मालूम है कि भारत में सूर्योदय हो गया, लेकिन वो चूंकि मालिक थे, हम गुलाम थे, वो दौर ऐसा था तो उनको अपना तरीका, उनको ऐसे बहुत सारे तरीके आते हैं। तो तरीके में से एक तरीका उन्हें लगा लिया कि भाई मालूम है पूर्वांचल अर्थात हमारे यहाँ आज भौगोलिक दृष्टि से असम से लेकर नागालैंड मिजोरम वाला जो बेल्ट है बंगाल से ऊपर वाला, उसके समय में और अपने समय में यानी उत्तर भारत के समय में 1 घंटे का अंतर है। 1947 तक ये 1 घंटे का समय था। तो ये दोनों के बीच का जो अंतर था, इस अंतर को समाप्त करते हुए उनको तो मालूम था, इसलिए इंग्लैंड के समय में अगर अपने 4.5 घंटे कम कर दो तो 12 बजते हैं और प्लस कर दो तो सुबह के 4:30 बजते हैं। अगर आज असम में जाकर के 4:30 बजे आप देखोगे तो 4:30 से 5 बजे के आसपास वहां सूर्योदय हो जाता है। इसलिए उनको मालूम है कि यहाँ भारत में सूर्योदय हो गया, जापान में सूर्योदय हो गया। लेकिन भारत और जापान के सूर्योदय को बोलते ही इंग्लैंड की मूंछ नीची हो जाती, थोड़ा सा उनका रुतबा कम हो जाता। तो इसने उन्हें कहने घड़ी थोड़ी बदलते, रात को 12 बजे दिन बदलेंगे, रात को 12 बजे, पूरे देश दुनिया चल रही रात को 12 बजे। लेकिन अब समय आ गया, पूरे देश के कई विद्वान, दुनिया के विद्वान इस बात को मानने लगे ये असंगत बात है, इसकी कोई वैज्ञानिकता नहीं, इसका कोई कारण नहीं, कोई लॉजिक नहीं, अनावश्यक बात। लेकिन चूंकि जब चलेगी तब तक बात, जब आपकी बात निकाल के अपन सामने स्थापित करेंगे, जब आप विकल्प दोगे तो बात समझ में आएगी। हमारे यहाँ वर्तमान में पृथ्वी की जो कक्षा है, पृथ्वी अपने अक्ष से 23.5 डिग्री 26 अंश के आधार पर वो झुकी हुई है। तो वो झुकने का जो एक तरह से साइंस का जो नया यंत्र आया जीपीएस, वो जीपीएस अब अपने फिजिक्स के लोग देख सकते हैं, पहले नहीं था। लेकिन वो जीपीएस रखेंगे तो अपने आप अपनी वो जो पृथ्वी की झुकी कक्षा अपने आप निकालती, क्योंकि जब आप समय की शुद्धता की बात करोगे तो जीपीएस को भी आपको रखना पड़ेगा, बगैर जीपीएस के आप समय की शुद्धता की बात नहीं कर सकते। तो वो समय की शुद्धता की तरफ आओगे तो अपने आप भारत आना पड़ेगा, भारत आओगे तो उज्जैन आना पड़ेगा, और उज्जैन से भी वो पॉइंट खसक के चला गया डोंगला में। और ये ऐसा माना जाता है कि जो पॉइंट गया है, ये जैसे हमने, हमारी पुरानी कल्पना तो यही है कि पृथ्वी को शेषनाग ने अपने फन के ऊपर रखा हुआ है। अब वर्तमान में अपन शेषनाग को हटा भी दो तो हमको मालूम है भूकंप आते रहते हैं, भूगर्भीय की हलचल होती रहती है। तो इसका मतलब ये जो अपना हलचल जो होती रहती है, उस हलचल होने में वो पॉइंट भी दाएं बाएं सरकता है, उसकी अपनी स्थिति एक नहीं रह सकती, वो थोड़ा इधर उधर जाएगा। तो इधर उधर जाने का, लेकिन उसको भी हमारे वैज्ञानिकों ने, प्राचीन ऋषि मुनियों ने, ज्ञानी विज्ञानियों ने इस बात को निकाल लिया है कि इस दोलन होने का इसका 70 किलोमीटर की दूरी है। जो सेंटर पॉइंट है ये भी खसकता है, लेकिन खसकता का एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जाने के लिए आज वो महाकाल से लगभग 40 किलोमीटर दूर डोंगला में चला गया। तो डोंगला में हमने वर्तमान हिसाब से ऑब्जर्वेटरी बनेगी, लेकिन ये जाने आने की गति कितनी है, तो उसको दोलन करके एक तरफ जाने की, जैसे अपन घंटाल अपन देखते हैं और बीच में वो ठोका रहता है, तो उसको एक बार ठोको तो वो घूमते हुए इधर भी आता उधर भी जाता। तो ऐसे कैसे ये पॉइंट है हमारा कि अभी वो पॉइंट वहां गया, वहां से वापस आएगा, तो आने जाने में समय कितना लगेगा? तो ऐसा माना जाता है कि 27,500 साल लगेंगे। कितने लगेंगे? तो आज की स्थिति में भगवान कृष्ण का काल आ जाता है, तो वो 5000 साल पहले भगवान कृष्ण का जब प्रादुर्भाव हुआ तो भगवान कृष्ण भी उस डोंगला के पास में जहाँ उनकी सुदामा से दोस्ती हुई, वो पॉइंट आज भी वहां है। तो आपने में से कई लोग वर्तमान के दौर के लिए उसका दूसरा अर्थ निकाल लेते हैं कि भगवान लकड़ी काटने गए थे। पता नहीं जो अर्थ निकाल ले, वास्तव में भगवान लकड़ी काटने नहीं गए, भगवान तो खुद इस मामले में जिज्ञासु थे सूर्य सिद्धांत की स्थापना करते हुए। क्योंकि हमारे यहाँ जब सूर्य सिद्धांत की स्थापना की तो सूर्य की
हलचल को देखने के लिए, समय गति को मापने के लिए नीचे जल का एक कुआं या तालाब या बावड़ी बनाते हैं, उसके आधार पर हम इतने हमारे समझदार सूर्य से आंख नहीं मिला सकते, लेकिन पानी के अंदर तो उसकी हलचल देख सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। तो इस प्रकार की घटनाओं से उस बात को समझने का प्रयास किया है कि सूर्य की गति क्या होती है, सूर्य सिद्धांत क्या होता है, बाकी चीजों के आधार पर हमारे यहाँ ये जो मेन टाइम कैसे निकलेगा, शुद्ध का समय का सर्वाधिक शुद्धता वाला तरीका क्या हो सकता है, और वो पॉइंट कहाँ जाएगा। तो पॉइंट वर्तमान में वास्तव में हमारे यहाँ जहाँ बना है वर्तमान की दृष्टि से, वही ऑब्जर्वेटरी भी हमने बनाने का प्रयास किया, ताकि उस ऑब्जर्वेटरी के माध्यम से हमने ये कहा कि पुराना हो सकता है हमने जो बात कही उसमें कोई वर्तमान साइंस की दृष्टि से जोड़ने की जरूरत है। जैसे मैंने कहा आप जीपीएस है, तो जीपीएस ने पृथ्वी की झुकी हुई कक्षा की स्थिति बता दी, लेकिन वास्तव में जीपीएस नहीं होता तो, जैसे कोरोना नहीं होता तो नमस्कार को कौन पूछता, कोरोना हो गया तो समझ में आ गया, आपने कहा हाथ धो के आओगे, जूते उतार के आओगे, स्वच्छता का ध्यान रखोगे, एक दूसरे से दूर बैठोगे, हमारे जीवन शैली के सारे बदलाव प्रकृति की मार में भी सिखा दिए, अपने आप बहुत सारी बात आ गई। ये उसी प्रकार से आ गई जैसे जैविक खेती की बात आती है। थोड़े दिन पहले जब बोलते थे, आज से 10-20 साल पहले, तो नहीं खेती कौन करता है, पहले गोबर से कोई खेती होती है, गोबर तो गया तो चांद पे पहुंच गए, तो गोबर की खेती में लगे हुए, रासायनिक खाद लाओ, बढ़िया खेती होगा, खूब करो। आप समझ में आ गया, नहीं वो सब खेती बिगाड़ दी हमने, सब बिगाड़ गया, अब हमको वापस जैविक खेती की तरफ आना पड़ेगा। तो ये जो वर्तमान के काल में ऐसे कई बात सर, एक नहीं अनेक बातों के आधार पर जो पुरानी बातें थी वो सब खराब थी। जैसे अभी आपने बताया एलोपैथिक के जमाने में आयुर्वेद की हंसी उड़ती थी, लेकिन आयुर्वेद ने जो काम करके दिखाया इस कोरोना काल में भी, वास्तव में हमारी सबकी आस्था बढ़ी है कि आयुर्वेद के कारण से, और आयुर्वेद के कारण के अलावा भी वो जो हमारे घर के किचन की बनने वाली रसोई के आधार पर हमारी जो इम्यूनिटी बढ़ी है, कि हमारे यहाँ दुनिया में कई देश, बड़े बड़े देश कितने प्रकार के उन्नतिशील हेल्थ के मामले में सबकी क्या क्या हालत हो गई, कितने प्रकार की घटनाएं घटी, कितने लोग मरे, लेकिन तुलनात्मक अपने देश के अंदर क्या हाल रहा है। अगर असर भी आए तो खाली शहरी क्षेत्र में आए, ग्रामीण क्षेत्र तो आज भी अछूते हैं, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र की जो हमारी जीवन शैली है वो कई सारे मामलों में हमको बहुत अलग ले जाती है। और यही कारण है कि वर्तमान के दौर में जिस ढंग से अपन ने बात कही है कि ये जो इस एक उदाहरण भी दिया है कि हमारा जो सिस्टम है, खाली एक दिन रात से अपन चालू करें कि समय की गणना किस प्रकार से होती है। हमारे यहाँ समय की गणना के हिसाब से सबसे सूक्ष्म इकाई है परमाणु की। तो एक अणु में 2 परमाणु रहते हैं और एक त्रैसाणु में 3 अणु होते हैं। ये जो अपन पूरी अगर नीचे तक की गिनती लेकर के आएंगे तो हमारे पास में अगर 24 घंटे में अगर बात करेंगे तो हमारे पास अगर 24 घंटे में सेकंड की गिनती करें तो 86,400 सेकंड होते हैं 24 घंटे में। ये अपना सरल हिसाब है, लेकिन हम इनसे कितने शुद्ध हैं इसकी अगर बात करें तो ये अपने पास दिनों रात में परमाणु काल कितने होते हैं, तो परमाणु काल होते 32,80,50,000 ये हमारे परमाणु होते हैं। इसका मतलब क्या हो गया कि हमारी गणना की शुद्धता की स्थिति कहां चली गई, हमको क्या समझ में आएगा। अपने पास में जो 86,000 सेकंड की बात कर रहे हैं और शुद्ध समय में जाएंगे तो किस प्रकार से जाएंगे। ये मान के चलो कि जब मैंने बात कही थी कि डोमला और उज्जैन के समय में कितना अंतर है, तो उन्होंने कहा उज्जैन और डोमला के अंदर इतना महत्व है कि हम तो पूरे अभी लंदन की बात कर रहे हैं, लंदन से घड़ी मिला रहे हैं, लेकिन उज्जैन और अगर डोमला में देखेंगे तो 27,500 एक त्रुटि के हिसाब से, तो 3 त्रुटि का अंतर पड़ेगा, तो ये हो गया हमारा लगभग 76,000 के आसपास। तो ये जो इतना बारीक हिसाब, और ये बारीक हिसाब कब सिद्ध होता है, मैं जो बात कर रहा हूँ पंचांग के आधार पे आप बात करिएगा, आज से 200-300 साल पहले चल जाओ तो कोई हिसाब किताब नहीं था, लेकिन अगर चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण की बात करो तो 1000 साल पहले भी चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण कब होगा, हमारे पंडित जी पंचांग निकाल करके 1 मिनट में जोड़ के बता देंगे। तो इसका मतलब समय गणना का हमारा जो वाकई में तरीका है, जो हमारी पद्धति है, उस पद्धति के आधार पर तो हम बता रहे हैं। और आज नहीं, आने वाले 1 लाख साल बाद तक भी अगर चंद्रग्रहण कब होगा उसका हिसाब कोई नहीं लगा सकता। ये हिसाब लगाने के लिए हमारी वो जो पद्धति काल गणना की, उस पद्धति से ही मालूम पड़ेगा। तो ये जो कुल मिलाकर के जो बाकी बातें भी जोड़ी, अब इसको इस रूप में भी देखेंगे कि पृथ्वी की आयु की बात करें। अब ये पॉलिटिकल भी मसला थोड़ा सा जुड़ता, बड़ा मुश्किल जाता है बोलने में राजनीतिक आदमी को, कि कभी कभी टेप करके पता नहीं सही बात को भी कहाँ जोड़ देते हैं, तो हमको किसी धर्म से जोड़ देते हैं, कोई अच्छी बात भी करी। अब इसका अर्थ कैसे निकलता है कि अगर हमने कहा कि पृथ्वी की उम्र कितनी, क्योंकि जब हमने कहा कि हम प्रलय से उत्पत्ति तक जा रहे हैं, तो प्रलय से उत्पत्ति तक और बाकी सारी बातों को जोड़ेंगे तो पृथ्वी की आयु को अगर गणना करेंगे तो लगभग हमारे हिसाब से हम आयु करते तो हम कहते हैं भाई लगभग 200 करोड़ के आधार पे पृथ्वी की आयु है। एक्चुअल में 197 करोड़ कुछ लाख के आयु में जाएगी,
लेकिन अब इसके नजदीक दूसरी आसपास की मानव सभ्यता देखो, उससे इसकी तुलना करो। हमारे पास सबसे नजदीक में टिकता है चीन, लेकिन उसकी आयु है 9 करोड़ की। अब ये 2000 वाले कहां से आ गए? ये तो कहते 4000 साल पहले दुनिया ही नहीं थी, पृथ्वी नहीं थी। ये तो हमारे ईसा के आगे कुछ नहीं था। ईसा से जोड़ोगे और ईसा से जोड़ोगे तो 5000 साल के अंदर पूरी दुनिया की उत्पत्ति बता देंगे, जबकि वो खुद ही उलझते हैं इस मामले को कि आखिर ये बात कह रहे तो इस बात को जचेगी कैसे, उसका उत्तर कैसे मिले। लेकिन आप देखिए, कोई भी हिस्ट्री के विद्यार्थी से पूछिए, ईसा के पूर्व, ईसा के बाद, बीच में खत्म, और कोई है ही। तो ये जो बात, अपनी बात को कहने के लिए कुछ भी चलोगे तो ये इस बात का उत्तर तो नहीं मिलेगा। लेकिन वर्तमान की दृष्टि से अब इस बात का उत्तर मिल गया है, क्योंकि उनके यहाँ जो सिस्टम था, उनके यहाँ सिस्टम ये था कि जो भी होगा आंखों से दिखाई देना चाहिए। तो आंखों से दिखाई देना चाहिए अर्थात कोई किसी की भौगोलिक रचना के रूप में उपलब्ध होना चाहिए कि मम्मी कितनी पुरानी, तो वो कहते हैं अगर गाढ़ा है तो ये कितने साल में इसका निकालो, मालूम पड़ जाएगा। लेकिन अब तो उसको नापने के तरीके भी अलग अलग आ गए, क्योंकि हमारे यहाँ का जो पद्धति है, उस पद्धति में अब वर्तमान की दृष्टि से जो परमाणुओं की बम की बात आ रही है या अणु के विखंडन की बात आ रही है, ये कहां से आ रही है? ये हमारे को मालूम कि हीलियम और सीसा और ये जिस प्रकार की पद्धतियां आपने वास्तव में चल गई, ये इसी के आधार पर तो जोड़ेंगे, क्योंकि ये इसके पास वो पद्धति नहीं थी। लेकिन इस पद्धति के बजाय भी अभी मैंने खगोलीय साक्ष्य की बात कही, भूगर्भीय साक्ष्य की बात कही। आप अंदाज लगा लो, पृथ्वी की उम्र मैंने जो बताया 200 करोड़ के लिए, तो जब हमारे यहाँ उत्पत्ति हुई है, उत्पत्ति होने के समय सारे समुद्र के जो क्षार है, खारापन है, ये सारे समुद्र मीठे थे, कोई समुद्र खारा नहीं था। ये सारे समुद्र मीठे थे। काल के प्रवाह में जो विभिन्न प्रकार के हमारे अपने द्रव्य खसकते खसकते समुद्र तक गए, तो इनने वर्तमान के समुद्र को खारा करने का प्रयास किया। उस खारा करने की अवस्था को नापने के आधार पर आप आकलन कर सकते हो कि कौन कितना पुराना है। हमको इसके अलावा ये जो वर्तमान के साइंस के हिसाब से कर सकते। वर्तमान के दौर में हमारे यहाँ यूरोप में एक मूर्ति है, उस मूर्ति के ऊपर जो मैंने बात कही कि किस प्रकार से पकड़ में आता है, तो वो लगभग 9000 साल पुरानी है। और 9000 साल पुरानी मूर्ति पे जो थर जमते गए, उसके पर जो वर्तमान की प्रकृति की मार पड़ती है, उसका मूल्यांकन करेंगे तो लगभग वो 9000 साल के आसपास बैठते हैं। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे समुद्र के पानी से, तो समुद्र के पानी में आने वाले क्षण से हम गिन के जोड़ सकते हैं कि वो कितने दूर तक गया है। तो वर्तमान के काल में ये जो भौगोलिक सेल रचना है, चट्टाने हैं, फिर हम ये अपने मानव की जो बदलाव वाली प्रकृति है, आप अंदाज लगा लो कि हमारे पास मानव सभ्यता में सर्वाधिक शुद्ध और नजदीक वाली सभ्यता तो वो गोंडवाना जनजाति के पास जाके टिकती है। ये गोंडवाना लैंड की जो बात आती है, वो कई बार उसको आदिवासी वाली बात जोड़ करके पूरे भारत से अलग करने की बात करती है, जबकि वो वैसा नहीं है। मूल रूप से हमारे नजदीक है कि ये पूरा भारत का भूभाग का हिस्सा है, और भारत के भूभाग के हिस्से से काल के प्रभाव में कई जातियां यहाँ से गई। कोई अंदाज नहीं लगाएगा कि 700 साल पहले, ईसा के पहले, वर्तमान के यहूदी वाला जो हिस्सा है वो भी हमारा अपना हिस्सा, भारत का हिस्सा है। और मैं तो उस बात पे बड़ा विवाद होगा अलग से, लेकिन ऐसी कई सभ्यताओं के बारे में बता सकता हूँ कि जो आज अपनी गौरवशाली गाथा गाते हैं, अच्छी बात है। लेकिन अगर अंदर के तत्वों में जाकर देखोगे, उस काल के प्रभाव में तो भारत के नजदीक ही है, भारत से उनकी उत्पत्ति होती है, उससे बाहर उनका कुछ नहीं मिलता। तो आज के इस अवसर पर मैं खास करके 2-3 बातें और कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। जिस ढंग से बड़ा विषय है, और विषय में भी इतने प्रकार की बातें हैं कि हमारे यहाँ तो ये द्वापर युग और ये चतुर्युगी, मनवंतर, और मनवंतर के अलावा जिस ढंग से बात चल रही है, हमारे यहाँ एक बहुत बड़े ऋषि हुए। उस ऋषि की विशेषता है कि वो पूरे ब्रह्मांड में घूमते हैं। वो ब्रह्मांड में घूमते हैं तो वो कहते हैं कि मेरी उम्र कितनी है, तो उम्र बताते हैं कि मेरी उम्र है, मेरे छाती के बाल सब समाप्त हो जाएंगे उतनी। और उनकी उम्र में एक ब्रह्मा का बाल वो बताते हैं कि मेरे जब उनकी 1 साल में एक बाल गिरता है, तो 1 साल में उनका बाल गिरने की अवस्था उम्र कितनी है, तो एक बाल गिरने के लिए उनकी उम्र अगर अपना आकलन करें तो वो है लगभग 1 वर्ष में 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ वर्ष की उनके 1 साल की उनके एक बाल की उम्र है। उसके बाद भी पूरी दुनिया में वो अपने यहाँ जैसे पहले चटाई रहती थी घर में, वो चटाई लेके सिर पर घूमते हैं। तो उन्होंने कहा हम अपना आशियाना क्यों नहीं बनाते, मकान क्यों नहीं बनाते हैं? बोले कब पता नहीं कब बाल सब गिर जाए तो काय का मकान बना, अपन तो ऐसे ही ठीक है। तो जिसके जीवन में इतनी उम्र है उसके बारे में ये कल्पना उसको है। तो हमारे यहाँ तो दर्शन कहाँ से चालू होता है, कहाँ तक जाता है, इसका अंदाज लगा दें।
और इसका एक और मजेदार घटनाक्रम अपन वैसे भी जोड़ के देखें, क्योंकि आज जब अपन बात कर रहे हैं दिसंबर का काल है, और दिसंबर के काल में कालगणना का ज्यादा महत्व है, क्योंकि अभी थोड़े दिन बाद पटाखे फूटने लग जाएंगे, बधाई देने चालू हो जाएंगे। ये बधाई देने वाला हिसाब भूल ही जाते हैं कि भारत में बधाई कहाँ फिट हो रही है, ये हमारे यहाँ बधाई नहीं हो सकती। अरे सरल भाषा देख लो कि प्रकृति जब अपनी आंख खोलती है तो बसंत ऋतु के बाद ही खोलेगी। हमारे यहाँ इसके बाद बच आ रही है, कभी ऐसा नहीं हुआ बीच में। मैंने जैसे कहा कि रात को 12 बजे अपन पटाखे फोड़ते हैं, केक काटते हैं, भैया ये तो उल्लू भी शाम को सूर्यास्त के बाद में अपनी आंखें खोल देता है। हम किसकी आंख खोलने जा रहे हैं, किसके लिए केक काट रहे हैं, कहाँ ढोल बजा रहे हैं, कहाँ पटाखे फोड़ रहे हैं। हमारे आसपास ये घटनाक्रम घट रहा है, हमारा ध्यान ही नहीं जा रहा कि कहाँ गलती हो रही है। या तो ब्रह्मुहूर्त में आप करो ना जो करना। हमारे यहाँ तो धूमधाम से बहुत सारे घड़े घंटाल नगाड़े जितने यहाँ बजते हैं, उत्सव संस्कृति ये दुनिया में कहीं है ही नहीं ऐसे। बाकी सब जगह मातम संस्कृति, उत्सव संस्कृति तो भारत की है। हमारे यहाँ किसी देवी देवता का मृत्यु वाला हिसाब नहीं रखते। वो भगवान राम ने शरीर छोड़ा, कृष्ण ने शरीर छोड़ा, कोई हिसाब नहीं रखेंगे। हमको वो याद भी नहीं रखना, क्योंकि व्यक्ति तो आएगा चला जाएगा, लेकिन व्यक्ति द्वारा किए गए अच्छे कामों को याद करना, यही हमारी संस्कृति, इसी में हमको आगे बढ़ना। जीवन हमारे खाने पीने जीने के लिए नहीं है, जीवन में आकर के हमारे हाथ से जितना अच्छा हो सकता है, क्योंकि जब हम पैदा होके आ रहे हैं तो प्रारब्ध ला रहे हैं, हमारा भाग्य ला रहे हैं, लेकिन भाग्य को कर्म के बाल पे चमकाने के लिए मौका परमात्मा हमको देता है। उस परमात्मा ने द्वारा दिए गए मौके को सार्थक सिद्ध करना, जैसे किसी फिल्मी दुनिया में किसी हीरो को, अमिताभ बच्चन को या किसी को भी बात करो तो वो फिल्मों के अंदर अपने अभिनय से अपनी क्षमता सिद्ध कर दे, योग्यता सिद्ध कर दे, तब वो फिल्म अमर होती है। ना कि वो वैसे ही फिल्म तो सब बनती है, लेकिन फिल्म में कलाकार की भूमिका क्या है। जिस प्रकार से मनुष्य अपना यह काल लेके आता है, देवता भी तरसते इस काल को लेकर आने के लिए, तो देवताओं को भी मनुष्य रूप में ही आना पड़ता अपने कर्मों के बलबूते पर। और इसीलिए हमारे देवताओं का कालक्रम भी लंबा और संख्या भी लंबी। देवता भी हमारे एक दो से काम नहीं चल रहे, हमारे यहाँ तो 33 करोड़ देवता और तो राजा तो कोई दिक्कत नहीं, सबको गुंजाइश है। हमने देखा काल के प्रभाव में कई अपने आप नहीं फैशन के नए देवता भी आ गए। थोड़े दिन पहले आपने देखा होगा हमारे यहाँ जय जय संतोषी माता के ढेरों मंदिर बन गए, और संतोषी माता को ढूंढो के पता नहीं कोई रिकॉर्ड में तो है ही नहीं। आने वाले समय में आप देखो साईं बाबा के आ गए, गली गली मोहल्ले में ये जो अपने आप भगवान की भी फैशन आ रही है, तो ये अपने सब चलता रहेगा। काल के प्रभाव में जाओगे तो हमारे ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये भी आदिकाल के नहीं है, ये भी एक काल के समय के बाद इनका फिर कोई दिन नया आए, वो चलता रहेगा, उसका कोई मना नहीं। लेकिन ये जो काल के प्रभाव के साथ जो मूल चीज है, क्योंकि ये बात मान के चलो कि जो हम कहते हैं सृष्टि का जब विलय हो जाएगा, सृष्टि समाप्त हो जाएगी, तो क्या होगा, तो साइंस की भाषा में उसको कहते हैं ब्लैक होल। सृष्टि के साथ तारे भी जब मरते हैं तो तारों के साथ धीरे धीरे उनकी ऊर्जा समाप्त होती जाती है, उनका प्रकाश खत्म होते जाता, होते 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 आखिरी में आकर वो विलीनीकरण तक चले आते। तो हम में से प्रत्येक व्यक्ति के साथ जीवन को भी जुड़ा हुआ है, जो सृष्टि के साथ जुड़ा हुआ, जो समय के साथ जुड़ा हुआ, सबकी सापेक्षता है, इसमें किसी में अंतर नहीं कि जो आया है जिसके जीवन का आपका भी भस्मारती के लिए महाकाल जाइएगा। अब महाकाल में रोज भस्मारती होती, हम में से भी कई लोग गए होंगे या कई लोगों ने देखी होगी। भस्मारती के लिए जब हम भस्म के लिए बैठते हैं, अंदर जाकर के 3 बजे 2 बजे उठना पड़ता, थोड़ा कठिन है महाकाल की भस्मारती करना। लेकिन जब जाते हो तो जाने के बाद आप कभी शिव मंदिर में भी देख लीजिएगा जहाँ पंचामृत होता है, तो पंचामृत जो होगा शिव के ऊपर जब हमारी शुरुआत होती पूजा की, तो जल चढ़ाएंगे। और जल चढ़ाएंगे अर्थात मतलब हमारे जल में जीवन की उत्पत्ति है, सभी की उत्पत्ति का अंततः द्रव्य अगर जाओगे तो जल है, और जल से जीवन आया, इसलिए हम में से हर एक किसी की जल आकर्षित करता है। आप रोज स्नान करते हो, स्नान करने के लिए हाथ पांव धोके भी आपको फ्रेश अनुभव होता है, आपको मजा आता है। तो ये क्यों आता है, ये इसीलिए आता है वो खिंचाव आपका उसका एक है, उसकी आपकी कुलगोत्र एक है, आपकी आत्मीयता, इसलिए आपको स्नान करने के लिए जल आकर्षित करता है। इसलिए हमारे यहाँ जो डूब करके खाली डुबकी लगाने के लिए 12 महीने में 12 साल में कुंभ मेले में जाते, कोई पूजा पाठ करने नहीं जाते, हमारी उत्पत्ति से वो आनंद महसूस करने जाते। अलग बात है उत्पत्ति में वो जो ग्रह नक्षत्र की स्थिति है वो भी समान रूप से रहेगी, तो वो कई जन्मों को पुण्य देती है और हमारे वर्तमान के पिंड को सार्थक कर देगी, इस भाव के आधार पर जाते। तो ये जब भस्मारती के लिए अपन जाते तो देखिएगा आप नहा धो करके टाइम मिल जाए सामने तो आपको भी जल चढ़ाने के लिए भेजेंगे, जल चढ़ाओ, जल चढ़ाया फिर आपके सामने वो घी दूध शक्कर दही पूरा पंचामृत कराएंगे, बिल्कुल पंडित जी अच्छी मेहनत से, और जैसे पंचामृत करा फिर साफ कर पूरा करके आपके सामने वो निराकार पिंड है, कोई आकार नहीं तब तक जब तक कि पंचामृत हो रहा।
फिर आपके सामने आंख नाक कान पूरा शरीर बना देंगे। शरीर बनाने के बाद फिर धीरे से उसके बाद श्रृंगार करेंगे, सब प्रकार के आभूषण लगा देंगे। जब पूरा वैभव हो जाएगा, वैभव होने के बाद घड़ी घंटा से आपके सामने आरती करेंगे। वो आरती करने का अर्थात ये हमारे जीवन का पूरा उत्पत्ति का क्रम बताते हैं। माँ के पेट में हमारा भी पिंड ऐसे ही आता, वो पिंड धीरे धीरे वो आकार साकार लेकर के अपना बच्चे के रूप में बाहर आते हैं। और बाहर आने के बाद जैसे हमारे बाल्यकाल के बाद अपनी यौवनावस्था में जिस प्रकार से हम अपने अपने क्षेत्र में अपनी कोई प्रतिभा बलबूते पहचान बना ले, तो वो एक तरह से जब आकार साकार के साथ ढोल नगाड़े के साथ आपकी आरती करते हुए जिस प्रकार से भगवान की भस्मारती के समय वो जो दिखाने का प्रयास करते हैं कि आपके जाने के पहले पहले आरती हो जाएगी तो पूरा श्रृंगार आपके सामने पंडित जी धो देंगे। वो जो सबसे पहले जल चढ़ाए फिर जल चढ़ा के आपको घर भेजेंगे उस समय तक 2 घंटे में। तो जीवन की उत्पत्ति से लेकर मृत्यु तक की पूरी यात्रा आपके आंखों के सामने करा देते हैं। यह है भस्मारती, ये उसका दृश्य। इसको देखने के लिए वास्तव में काल की नगरी और भस्मारती महाकाल की नगरी, वहां हमको बुलाते हैं। मैं थोड़ा सा माफी चाहूंगा क्योंकि मेरा जाने का समय तो हो गया, क्योंकि मैं लेट हो गया, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आने वाले समय में और भी मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।